आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान प्री बोर्ड पेपर को हल करके बताया जाएगा। 2026 में जो रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर हुआ है, पेपर का कोड 347 BCH के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहां पर जो है उस भाग का वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो 5 का जो है क वाला प्रश्न है, कोलराउस का नियम को समझाइए। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर कोलराउस का नियम के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर जो है उसके वैद्युत जो है अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक कि आपको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पर कोलोराउस का नियम। किसका नियम लिखेंगे यहाँ पर? कोलोराउस का नियम। तो कोलोराउस का नियम क्या है? तो यहाँ पर अगर ये कोलोराउस का जो सूत्र देख रहे हैं, अगर ये सूत्र आपको याद है ना, अगर सूत्र बनाना जान गए हैं तो परिभाषा भी बनाना सीख लेंगे, क्योंकि इसका नाम लिखना है और इसका नाम लिखना है और इसका नाम लिखना है और योग कर देना। इसका नाम है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। उसके धन आयन है या ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग की क्या होता है? बराबर होता है। कोलोराउस का नियम कहलाता है। तो कैसे उत्तर लिखेंगे यहाँ पर? कोलोराउस का नियम, किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उनके धन आयनों तथा ऋण आयनों के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। इसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। मतलब इन दोनों का योग यह अकेले जो है बराबर होता है। इसका क्या नाम है? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका क्या नाम है? धन आयन। और इसका क्या नाम है? ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। कोलोराउस का नियम जो है कहलाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे कोलोराउस के नियम के जो है अनुप्रयोग क्या हैं। तो यहाँ पर पहला लिख लेंगे यहाँ पर अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इनका अनुप्रयोग है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा ज्ञात करने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? वियोजन स्थिरांक को जो है कैसे ज्ञात करेंगे। तो वियोजन स्थिरांक का सूत्र होता है अल्फा बराबर लेमडा सी बटा लेमडा इन्फिनाइट। इसका नाम है चालकता है और इसका नाम है अनंत तनुता पर जो है तुल्यांकी चालकता है। तो यहाँ पर कोलोराउस का नियम क्या थे और वैद्युत जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूला के माध्यम से वियोजन स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा कि कोलोराउस का नियम क्या है और उनमें जो है इनका वियोजन स्थिरांक क्या है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया गया है 0.02 या 0.025 मोल लीटर का इनवर्स जो है मेथनोइक अम्ल की मोलर चालकता का मान दिया गया 46.1 दिया गया है। यदि जो है मेथनोइक अम्ल जो है का जो है यहाँ पर मान जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 404.2 सीमेंज जो है सेमी का इनवर्स मोल का इनवर्स है। मतलब इसका नाम क्या है? तो सीमांत मोलर चालकता इसको कहा जाता है। तो सीमांत मोलर चालकता का मान दिया गया, इसके वियोजन जो है मात्रा का जो है परिकलन कीजिए। मतलब यहाँ पर इसका नाम बताया गया कि इसका जो नाम क्या है, तो सीमांत मोलर चालकता का मान जो है दिया गया है और वियोजन की मात्रा की गणना करेंगे। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 मान दिया गया, एक यहाँ सांद्रता दिया गया है और एक मोलर चालकता दिया गया है और सीमांत मोलर चालकता दिया गया। तो इसको कैसे जो है हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब पहला जो इसमें मान जो दिया गया इसको नोट कर। सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका में सांद्रता का मान कितना दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर सांद्रता का मान प्रश्न में दिया गया है 0.025 मोल लीटर का इनवर्स दिया गया। ये तो सांद्रता हो गया और यहाँ पर सांद्रता का मान दिया गया और मोलर चालकता का मान कितना दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोलर चालकता का मान प्रश्न में दिया गया है। मोलर चालकता बराबर प्रश्न में दिया गया कितना? 46 जो है एक सीमेंज जो इसको पढ़ेंगे सेमी का जो है यहाँ पर स्क्वायर है प्रति मोल का जो है यहाँ मान दिया गया है। मोल दिया गया, मोलर चालकता हो गया। अब अनंत तनुता पर जो है मोलर चालकता कितना दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर अनंत जो तनुता पर जो है मोलर चालकता उसको सीमांत नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा गया? सीमांत नाम रखा गया है। सीमांत जो है सीमांत मोलर चालकता का मान प्रश्न में कितना है।
तो लिखेंगे सीमांत मोलर चालकता का मान प्रश्न में दिया गया है। कितना मान दिया गया है यहाँ पर प्रश्न में? तो 404 दिया गया है। 404.2 जो है सीमेंज जो दिया गया है, सेमी का स्क्वायर दिया गया है, सेमी का स्क्वायर, और मोल का जो है यहाँ पर इनवर्स दिया गया है, और यहाँ पर भी मोल का इनवर्स ही है, ठीक ना। अब ये मान जो है यहाँ पर अगर देखिए मोल का इनवर्स, जैसे इनवर्स कब लगाएंगे? जब ये ऊपर चला जाएगा ना तो मोल का इनवर्स लगा जाता है। तो यहाँ पर जो है मान जो है बट्टा लगाएंगे तो मोल का इनवर्स हटा दिया जाता है, ठीक ना। अब बट्टा जब हटेगा तो मोल का इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर 3 मान जो है दिया गया प्रश्न में, सांद्रता दिया गया था, मोलर चालकता दिया गया था, और सीमांत मोलर चालकता दिया गया है। और किसका मान पूछा गया है? तो इसमें वियोजन की मात्रा अल्फा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अल्फा बराबर प्रश्नवाचक। अब अल्फा का सूत्र क्या है? तो अल्फा का अगर सूत्र देखें तो अल्फा बराबर होता है कि यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा? मोलर, क्या बनेगा यहाँ पर? मोलर चालकता, मोलर चालकता बटा, मोलर जो है चालकता बटा जो हो जाएगा मोलर चालकता बटा सीमांत, क्या हो जाएगा आपका? सीमांत जो है, सीमांत मोलर चालकता, यह फार्मूला है, ठीक ना, सीमांत मोलर चालकता। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे, इसमें मान को रख लिया जाएगा। तो अल्फा बराबर, अब मोलर जो चालकता का मान कितना दिया गया प्रश्न में? तो मोलर चालकता का मान 46.1 दिया गया, और सीमेंट जो है सेमी का स्क्वायर जो है मोल का इनवर्स दिया गया है, इतना मान नोट कर लेंगे। अब बटा जो है, और इसका मान क्या दिया है? 404.2 है। अब दोनों का जो है अगर दशमलव देखेंगे तो दशमलव आपस में क्या है? बराबर है। दशमलव को हटा सकते हैं, 461 हो जाएगा, और 4000 या 42 हो जाएगा। अब 4042 में 461 का भाग कर देंगे तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा? लगभग में 0.011 जो है 4 आ जाएगा। यही जो है वियोजन की जो है यहाँ पर मात्रा निकल जाएगा। वियोजन की मात्रा निकालना था और वियोजन की मात्रा इसमें आ गया 0.114 जो है इसका मान आया है। तो यहाँ पर जो सूत्र को लागू किया गया यहाँ पर, तो यहाँ सूत्र जो याद रखेंगे, इसमें सूत्र कौन सा लागू किया गया है? तो मोलर चालकता का सूत्र भी याद रखे रहेंगे कि अल्फा का सूत्र याद रखेंगे, मोलर चालकता बटा सीमांत जो है मोलर चालकता होता है। यह अल्फा का नाम वियोजन की मात्रा है, और इसका में मान को रख करके भाग दे देंगे तो आपको अल्फा का मान जो है निकल जाएगा। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी अभिक्रिया का संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषित कीजिए। ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। यह मानते हुए कीजिए कि संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप के साथ जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें जो है एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, और यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा भी लिखना है। तो सबसे पहले जो है संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया को अगर संपन्न होने में जो सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा के से जाना जाता है, और उसको E से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अब न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ताप, जो पहला जो ताप दिया गया T1 293 जो है यहाँ पर केल्विन दिया गया है, और दूसरा जो ताप दिया गया T2 या 313 केल्विन दिया गया है, और अभिक्रिया का वेग कितना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। ये की गणना करना है। यहाँ R का मान जो है दिया गया, R का मान ये यूज करना है, और log 4 का मान की जगह पर यह मान को जो है यूज करना है। तो क्या क्या मान दिया गया है? 1 मान, 2 मान, और यहाँ पर 3 मान हो गया, और ये 4 मान, 5 मान, 5 मान जो है प्रश्न में दिया गया है। तो पांचों मान को जो है पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पहला मान जो दिया गया T1 मतलब पहला टेम्परेचर, और पहला टेम्परेचर जो दिया गया 293 केल्विन दिया गया है। T2 बराबर जो दिया गया है यहाँ पर 313 जो है केल्विन दिया गया है, और यहाँ K2 जो बताया गया ना, K2 का जो मान है 4 गुना हो गया, पहले से 4 गुना हो गया। मतलब याद रखेंगे K2 जो है 4, K1 हो जाएगा 4 गुना हो गया। और R का मान प्रश्न में जो है नीचे जो है प्रश्न में दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। या R का मान जो दिया गया है, तो R का मान क्या है?
8.314 दिया गया है जूल। केल्विन का इनवर्स, मोल का इनवर्स, यह मान जो है इसमें दिया गया आर का मान। और लाग जो है 4 का मान दिया गया है। लाग 4 का मान कितना दिया गया है? तो लाग 4 का मान दिया गया प्रश्न में 0.6021। यह पूरा मान जो है यहाँ पर नोट हो गया। मान नोट होने के बाद इसमें पूछा क्या गया है? ई बराबर प्रश्नवाचक, ई बराबर जो है प्रश्नवाचक संकीर्ण ऊर्जा की जो है गणना करना है। अब यहाँ पर ई का क्या सूत्र होता है? ई के लिए क्या सूत्र लागू किया जाएगा? यहाँ सूत्र होता है लाग, यहाँ पर हो जाएगा लाग K2 बटा K1 बराबर होता है ई बटा हो जाएगा 2.303 और यहाँ जाएगा आर, और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर क्या सूत्र होता है? T2 में से T1 घटेगा और T1 इंटू T2 होता है। किनका यह सूत्र है? आर्हेनियस का सूत्र है। किनका? आर्हेनियस के नियम से जो है इस क्वेश्चन को जो है अब हल करना रहेगा। अब इसमें मान को रखेंगे, याद रखेंगे T1 का मान दिया है, T2 दिया है, K2 दिया है, R दिया है, लाग 4 दिया है और ई की गणना करना है। इसमें मान को भरेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर अगला लाइन बनेगा लाग उतर जाएगा। अब लिखा K2, तो K2 बराबर क्या लिखा है? 4K1। क्या लिखेंगे? 4K1 बटा नीचे क्या है? नीचे जाएगा K1 बराबर ई के हमको जो है गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे ई मैंने यहाँ ई के मतलब ई की गणना करना है। किसके? ई का नाम क्या है? संकीर्ण ऊर्जा। ई जो है यहाँ पर ए की गणना करेंगे 2.303 हो जाएगा। आर का मान प्रश्न में दिया गया है। कितना आर का मान है? 8.314 आर का मान हो गया। कोष्टक में लिखेंगे T2 कितना है? 313 माइनस 293 बटा जाएंगे बटा, और नीचे क्या बनेगा? 300 जो है यहाँ 200 का लिखेंगे 293 गुणे 313, यह मान को यहाँ पर रख लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रमशः एक एक मान को एक बार और समझ लेते हैं। ये जो मान लिखे हैं यह जो मान है K2 का है और यह मान है K1 है। ई यहाँ ए हो जाएगा। ए का नाम है संकीर्ण ऊर्जा। 2.303 हो गया, 8.314 आर का मान हो गया, T2 का मान, T1 का मान, T1 का मान, T2 का मान। अब इसी को हल करेंगे। कैसे हल होगा? एक एक लाइन जो है आप समझिएगा। ये पहले K1 से K1 कट जाएगा। क्या बचेगा? अब बचेगा यहाँ पर लाग बचेगा 4 बचेगा बराबर, और यहाँ ऊपर लिखेंगे ए बचेगा पूरे का बटा, और पूरे का बटा में क्या क्या बच रहा है यहाँ पर? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है? 2.303 गुणे 8.314 और गुणे, अब 313 में से 293 जब घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? 20 हो जाएगा। अब बटा, और बटा में नीचे क्या लिखेंगे? 293 गुणे जो है 293 गुणे 313 है। अब इस सबका जो है गुणा करना पड़ेगा। सबका गुणा करके जो है, और यहाँ देखिए लाग 4 का मान क्या है? तो लाग 4 का अगर मान देखेंगे तो लाग 4 का मान प्रश्न में दे दिया गया है। लाग 4 का मान 0.6021, ये लाग जो है 4 का मान हो गया बराबर 20 में ई के का गुणा होगा तो ये बनेगा 20 ई के नहीं ई ए है, ठीक ना? ई हो जाएगा 20 ई हो गया, और 20 ई की जगह पर होने वाले इस सब का गुणा करना पड़ेगा। 2.303 का गुणा किस में होगा? 8.314 में गुणा होगा, और इसका गुणा 293 का गुणा जो है 313 में हो जाएगा, और सबका जब गुणा करके पुनः इसका गुणा होगा। अब इसमें जो गुणा कर लेंगे इसमें पूरे का गुणा हो जाएगा, इसका पूरा गुणा होगा। तो जब पूरा गुणा हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा? यहाँ पर लिखेंगे 20 ई, यहाँ लिखेंगे 20 ई ए बराबर हो गया। अब इसमें सबका गुणा करेंगे तो गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 10 56 जो है 5 8 2.4 ये गुणा करने पाएगा, और ई को यहाँ पर रोक लेंगे। ई रुक जाएगा तो 20 जो है ना नीचे चला जाएगा। 20 जो है नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? 10 जो है 56 58 2.4 बटा और 20 हो जाएगा, और 20 से जो इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। और जब 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पर मान जो आएगा क्या लिखेंगे? ई ए, और ई ए का मान 20 से भाग देने पर कितना आएगा? 5 2 8 2 9.12 यहाँ जाएगा, और मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर? जूल। क्या बनेगा? जूल हो जाएगा, और मोल का जो है इनवर्स हो जाएगा। जूल मोल का इनवर्स हो जाएगा। ये मान जो निकल गया
ये किसका आ गया, ई ए का। और ई ए का मान क्या है, इसका नाम है संकीर्ण ऊर्जा की जो है हम लोग गणना किए हैं। तो उसको हल करने में जो है एक एक लाइन को आपको समझाया गया कैसे जो है आंसर आया है। तो आप लोग अपने कापी में इसको जरूर हल करिए और उसको समझिए, जो गुणा जो किया गया है एक एक लाइन को जो है अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसको किलो में लाना चाह रहे हैं, किलो में लाना चाह रहे हैं, तो अगर किलो से मतलब 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलो में आ जाएगा। तो ई ए बराबर हो जाएगा 5, अब एक स्थान मतलब 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 52 दशमलव हो जाएगा 52.82912। और यहाँ लिखेंगे किलो, लिख सकते हैं किलो जूल, किलो जूल मोल का जो है, मोल का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा का मान जो है पूरा पूरा जो है निकल गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना है थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा ये गुणा जो है ना बड़ा है, तो ये गुणा को आप लोग जो है करके जो है सीखना पड़ेगा, गुणा को सीख लीजिएगा। और परीक्षा में जो है गुणा को जो है थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में जो समय जो है बहुत कम रहता है, इसलिए गुणा को जो करके यहाँ भाग दिया गया है। तो यहाँ पर ई ए का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, अब प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो कारण सही समझाइए। निकिल यहाँ पे दिया गया है और जल दिया गया है, नीचे 6 घात है, ऊपर 2 प्लस है, का विलयन हरा रंग का होता है। जबकि जो है निकिल यहाँ पर दिया गया और साइनाइड नीचे 4 घात दिया है, 2 के ऊपर माइनस का विलयन रंगहीन होता है। तो कैसे यहाँ पे चेक करेंगे, तो सबसे पहले जो है ना पहला काम करेंगे कि जो पहला जो हम लोग चेक करना है, किस पे चेक करना है, एन आई है, एन आई और कोष्टक में क्या दिया है, H2O है। और यहाँ NiH2O है और नीचे जो दिया गया है 6 घात दिया गया है, यहाँ पे 6 घात है, कोष्टक बंद है। और पावर क्या दिया गया यहाँ पर, 2 के ऊपर जो है प्लस दिया गया है। अब इसको मुझे चेक करना है, जो Ni निकिल दिया गया है और यहाँ पे जो जल दिया गया है और नीचे 6 घात है, यह चेक करेंगे कि इसका जो विलयन है क्या वो हरे रंग का विलयन है। तो हरे रंग का विलयन लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर निकिल का जो ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम लिखेंगे आपका, माना Ni का जो है ना, माना Ni का जो है ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या जो है यक्स हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या जो दिया गया है यहाँ पर यक्स मान लेंगे। अब निकिल का ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो गया। अब निकिल के सामने क्या लिखेंगे, यक्स हो गया। यह एक्वा है, जल, जल का ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 होता है, 6 से गुणा हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में जब 0 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 शून्य 0, यक्स प्लस जो है 0 बराबर 2 हो गया। 0 को छोड़ देंगे, यक्स बराबर 2, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। अब यहाँ पर जो लिखेंगे निकिल, निकिल का जो रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 28 होता है, परमाणु क्रमांक 28 होता है। कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ हो गया 18 हो गया, 18 और 18 और 2 20 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 8 28 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 28 हो गया। अब निकिल में से जो है 2 यहाँ पर जो है, यहाँ 2 संयोजकता निकला है, तो इसमें निकिल के ऊपर क्या लिखेंगे, Ni के ऊपर लिखेंगे प्लस 2 घात लिख देंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, 3d पर 8 हो जाएगा। तो 3d पर 8 हो गया। अब यहाँ पे जो ना, यहाँ पर जो है इसका जो है 3d के लिए पहले यहाँ बनाएंगे, 3d के लिए जो है बॉक्स बना लेंगे। 3d के लिए 3d में कितने बॉक्स होते हैं, 4s के लिए बॉक्स बना सकते हैं, 4p के लिए जो है बॉक्स बना सकते हैं। तो इसमें जो है 3 बॉक्स होता है, इसमें 1 बॉक्स होता है, इसमें 5 बॉक्स होता है। कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने पास है, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। 5 के बाद से लिखेंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भर दिया गया, क्योंकि 3d पर कितने हैं, 3d पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई मतलब यहाँ पर 4s, ये 4s होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। यह 4p होता है, क्योंकि इसमें 4 है ये नहीं है, और ना 4s है ना 4p है। अब यहाँ 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे जो बना है निकिल, यहाँ पर जो जल है, जल है ना, यहाँ पर देख सकते हैं जल है। तो जल जो है यहाँ पर कैसा लिगेंड होता है, तो लिखेंगे H2O जो होता है ना, H2O एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है। क्या होता है, H2O जो होता है ना, एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है। जल जो है किस में आता है, दुर्बल लिगेंड है, लिखेंगे H2O जो है दुर्बल लिगेंड है। और जब दुर्बल लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड है, तो अतः इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, अतः इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा,
इलेक्ट्रॉन का जो है युग्मन नहीं होगा। दुर्बल लिगेंड में जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन का जो है ना इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसका युग्मन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है। अब अगला स्टेप में क्या बनेगा, तो अब पुनः जो है यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा पुनः जो है 5 बॉक्स बनाना रहता है, 5 बॉक्स। और 5 बॉक्स जब बनाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को पुनः भरेंगे। अब इसमें युग्मन नहीं हो पाएगा, जोड़ा नहीं बैठ पाएगा। तो जो जब जोड़ा नहीं बैठ पाएगा 1 2 जो था वही रहेगा सेम, जितना था ऊपर जो है ऊपर एकदम सेम वही रहेगा। इसका युग्मन नहीं हो पाएगा। और जब युग्मन नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो है ना इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन वो है इसमें, तो देखेंगे इसमें तो अयुग्मित है, मतलब इसमें खाली है, इसमें आपका जोड़ा नहीं बैठ पाया, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया है। लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें अयुग्मित क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि खाली है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका यौगिक कैसा होगा, तो कहेंगे इसका जो है यौगिक जो है कैसा होगा, तो कहेंगे यौगिक जो है रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब अब यहाँ कौन सा कलर दिया है प्रश्न में, तो रंगीन में कलर दे दिया गया यहाँ पर कि यहाँ पर हरा रंग। रंगीन तो होगा, लेकिन रंगीन में कौन से कलर का होगा? अब रंगीन हो गया तो रंगीन मतलब हरा रंग है, तो यहाँ पर रंगीन में कोष्टक में लिख देंगे या हरा रंग का होगा, हरा कोष्टक बंद करके रंग का होगा, हरा रंग होगा। ठीक ना। अब याद रखिए रंगीन कब होते हैं, रंगीन कब होते हैं? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगीन होते हैं। और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे मतलब पूरा जोड़ा बैठा रहेगा तो उसमें जो है रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है यह खाली है, मतलब इसमें अयुग्मित आ गया है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका यौगिक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन में किस कलर का होगा? तो हरे रंग का होगा। अब एक और दिया गया प्रश्न में, इसको चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लिया जाएगा कि निकिल यहाँ पर साइनाइड जो दिया गया है इसको चेक करेंगे। और ये बताया गया कि इसमें रंगहीन होता है, तो अब इसको चेक करके बताएंगे कि रंगहीन है कि नहीं है। तो इसको चेक किया जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे अब इनको, तो अब इनको चेक किया जाए, ठीक ना। अब यहाँ पे जो लिखेंगे NiCN, नीचे 4 घात है, CN साइनाइड है और ऊपर 2 माइनस दिया गया है। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। माना Ni का निकिल का जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर निकिल का जो है ऑक्सीकरण जो संख्या बनेगा वह x मान लेते हैं। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है। अब x हो गया। अब निकिल के सामने क्या रखेंगे? x हो जाएगा, x हो गया। और CN का साइनाइड का ऑक्सीजन संख्या -1 होता है। 1 में 4 का गुणा कर लीजिए, बराबर 2 -2 के बराबर होगा क्योंकि माइनस दिया है। x -4 का नाम 4 -4 बराबर 2, 4 पक्षांतर करिए, x बराबर -2 प्लस में 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे, x बराबर 2। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या 2 ही आ गया, तो इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। अब निकिल का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कहेंगे 28 होता है। 28 का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d पर जो है 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, निकिल में से जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये 4s2 खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इनमें 2 घात कम हो जाएगा तो क्या बनेगा? 3d पर 8 हो जाएगा। अब 3d पर 8 हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है कॉलम बनाएंगे। 3d के लिए पहले 5 बॉक्स रहता है, 5 बॉक्स इसमें, इसका 4s 4p ऐसे बनाते हैं। 4p में जो है 3 बॉक्स, इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है अभी है। तो यहाँ पे क्या है? CN का मतलब क्या है? साइनाइड। और साइनाइड जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये दुर्बल लिगेंड नहीं होता, ये प्रबल लिगेंड होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? CN जो होता है प्रबल लिगेंड होता है। CN जो है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। और जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना, प्रबल लिगेंड होते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, जिसमें लिखेंगे यहाँ पर CN एक प्रबल लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? युग्मन होगा। लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। युग्मन मतलब जोड़ा बैठाया जाएगा, युग्मन होगा, ठीक ना। तो ये जो बना है 3D में, 3D इसको कहा जाएगा, इसको 3D है, 3D में 8 है, ये 4s है, खाली है, कोई नहीं है 4p में, और 4p भी जो है खाली है। अब ये जो अलग अलग है ना, युग्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइनाइड है, साइनाइड लगा हुआ है, तो साइनाइड की वजह से ये जो है इसका युग्मित हो जाएगा या जोड़ा बैठ जाएगा। तो पुनः जो है बॉक्स यहाँ बनाएंगे और बॉक्स में बना करके पुनः जो है 5 बॉक्स जो बनाएंगे, क्योंकि 3D में जो है 1 2 3 4 5 बॉक्स, और यहाँ 4s 4p में 3 बॉक्स,
और यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 2 4 हो गया और 6, 2 2 4 2 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं भी देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें युग्मित आ गया। क्या लिखेंगे इसमें जो है, क्या लिखेंगे इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा अतः क्या लिखाएगा, रंगहीन होगा। अतः यौगिक कैसा होगा, अतः यौगिक रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। रंगहीन कब होता है, जिसमें अयुग्मित आता है, जिसमें युग्मित पूरा भरा रहेगा तो हमेशा उस यौगिक कैसा होता है, रंगहीन होता है। याद रखिए, अगर उसमें खाली रहता, जोड़ा नहीं बैठा होता तो रंगीन होता है। रंगीन कब होगा, जिसमें अगर अयुग्मित है तो रंगीन, और जिसमें युग्मित है वह रंगहीन होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, COCl2EN2 के ऊपर प्लस के सभी त्रिविम समायों की संरचनाएं बनाइए। तो यहाँ पर जो है त्रिविम समायोता की जो है संरचना बनाएंगे। तो कैसे जो है यहाँ पर समायोता बनेगा, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ज्यामितीय समायोता। ज्यामितीय समायोता में 2 प्रकार का होता है, एक समपक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। समपक्ष का मतलब एकदम जो है पास में रहेगा, विपक्ष का मतलब जो है सामने रहेगा। तो यहाँ देखिए Cl एक पास में है, समपक्ष है, और ये सामने सामने है, वो विपक्ष है। तो ज्यामिति में क्या है, देखेंगे यहाँ पास जो है, यहाँ पर Cl एक पास हो गया, और En जो है En एक पास हो गया, तो इसको कहा गया क्या, समपक्ष है। और यहाँ देखेंगे इसके सामने सामने आमने सामने रहेंगे, उसको कहा जाएगा विपक्ष है। तो यहाँ CO बीच में हो गया, एक केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, 2 Cl था, 2 En था। तो यहाँ दोनों बगल में रहेंगे तो समपक्ष, दोनों आमने सामने रहेंगे तो विपक्ष हो जाएगा। तो ये ज्यामितीय समयोता की जो है संरचना हो गया। अगला जो है प्रकाशीय समयोता। प्रकाशीय समयोता का मतलब होता है कि बीच में एक दर्पण लगा रहता है, और यहाँ समपक्ष है और ये कौन सी है, विपक्ष हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों एक पास में है तो दोनों इधर हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर मैंने दर्पण में जब देखा जाएगा ना, तो ये वाला Cl इधर आ जाएगा और ये En वाला उधर चला जाएगा। En इधर है तो उधर चला जाएगा, देखिए उधर चला गया। दर्पण में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाते हैं। यह इधर की तरफ रहेगा, दक्षिणावर्त है तो वामावर्त होगा, वामावर्त है तो दक्षिणावर्त हो जाता है। तो ये प्रकाशीय समयोता में जो है इसकी संरचना बन गया। तो ये दोनों जो है आप लोग जो है संरचना समझ गए होंगे, ज्यामिति और प्रकाश की समयोता। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देख सकते। अब अगला जो प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। न्यूक्लिक अम्लों का जैविक कार्यों को बताइए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा बताना है, और इन दोनों में अंतर बताना है, और न्यूक्लिक अम्लों का जैविक कार्यों को जो है बताना है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो कहेंगे यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, और जो है फास्फोरस जो है जटिल कार्बनिक यौगिक का कोशिका के या जो है केंद्रक में ये पाए जाते हैं। इनका महत्वपूर्ण जो कार्य क्या है, तो ये पहला लिखेंगे, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा जो इनका जो महत्वपूर्ण जो है जैविक कार्य कहाँ प्रयोग करेंगे, आनुवंशिकी जानकारी का भंडारण तथा स्थानांतरण करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा और इसका जो है जैविक कार्यों के बारे में बताया गया। अब अंतर समझ लेते हैं। अब अंतर क्या दोनों में पढ़ना है, अब अंतर के बारे में समझेंगे। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। 2 कॉलम बना लेंगे, एक को लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड और एक को लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। पहला जो है अंतर क्या है, पहला अंतर होगा, न्यूक्लियो जो साइड है वह क्षारी होता है। क्या होता है, यह क्षारी होता है, तो यह क्या होगा, अम्लीय होता है। पहला अंतर कितना आसान है, कहेंगे यहाँ पर न्यूक्लियो जो साइड है वह क्षारी होते हैं, और न्यूक्लियो जो टाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और इसमें जो होता है यह नाइट्रोजन जो है क्षारक तथा जो है पेंटोस शर्करा से बना है। यह नाइट्रोजन क्षारक तथा क्या है, पेंटोस शर्करा से बनता है। और ये देखिए क्या, ये नाइट्रोजन भी क्षारक है, पेंटोस शर्करा भी है, और एक इसमें बढ़ जाएगा, फास्फेट से बना होता है। ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड तो रह भी करेगा, उसके साथ फास्फेट भी इसमें बना होता है। यह 3 जो है पदार्थों से बना है। कौन कौन, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट से
बना होता है। तो यहाँ पे दो अंतर जो है बताया गया और ये दो अंतर इसमें पूछा भी गया था, दो अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि फ्रेयान, क्या है यहाँ पर, फ्रेयान तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोग को लिखिए, निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यहाँ तीन जो है आपको दिया गया है समीकरण, पहला दूसरा तीसरा समीकरण। अब तीनों समीकरण को जो है समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे फ्रेयान गैस का कहाँ उपयोग होता है। तो फ्रेयान गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेयान का जो है अनुप्रयोग बताएंगे कि फ्रेयान गैस कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पहला जो इसका उपयोग है कहाँ पे करेंगे, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, एसी, एयर कंडीशनर में इसका जो है उपयोग प्रतिशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एसी में से जो ठंडी हवा निकलता है ना, वह कौन सा गैस निकलता है, फ्रेयान गैस निकलता है, याद रखेंगे। तो रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, वातानुकूलन मतलब जो ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग जो है इस किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग करते हैं फ्रेयान गैस का, एरोसाल तथा फोम में इसका उपयोग नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एरोसाल का उपयोग जो है यहाँ, एरोसाल तथा फोम में इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, नोदक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेयान गैस का दो अनुप्रयोग बताया गया, मतलब फ्रेयान गैस का एसी में प्रयोग करेंगे और एरोसाल या फोम में इसका नोदक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं किसका उपयोग करना है, टेट्राक्लोरोमेथेन का जो है अनुप्रयोग करना है। अब तो फ्रेयान का उपयोग समझ गए, अब टेट्राक्लोरोमेथेन। तो टेट्राक्लोरोमेथेन का दूसरा नाम क्या है, तो टेट्राक्लोरोमेथेन का दूसरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है, CCl4 इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे। पहला जो होता है शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका IPSC नाम होता है। टेट्राक्लोरो जो है क्लोराइड का नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन के नाम से जाना जाता है। और इसको तीन जगह उपयोग बताया गया, शुष्क धुलाई के विलायक में, अग्निशामक यंत्र में, कीटनाशक दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है, अब यहाँ पे जो है अनुप्रयोग समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से जो है पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, तृतीयक जो है ब्यूटील जो है ब्रोमाइड से आइसोब्यूटील ब्रोमाइड कैसे बनेगा, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा। अगर ये तीन प्रश्न को तैयार करते हैं तो ये खंड जो है पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, अब इनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल समझेंगे। अब यहाँ क्लोरोबेंजीन को पहले ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो ये फिनोल बनता है और उसके साथ NaCl जो है बाहर निकल जाता है। और फिनोल को जो है, फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है गर्म करेंगे, किसके उपस्थित में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में, तो यहाँ पर जो है पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। पिक्रिक अम्ल को दूसरा नाम TNP से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है NO2 मतलब किस नंबर पर, दूसरे, चौथे और छठवें नंबर पर जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो जो है फिनोल इसको कहा जाता है। इसी को जो है पिक्रिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं और उसके साथ जो है जल भी बाहर निकलेगा। दोनों अवक्रिया जो है संतुलित है। तो क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए दो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। पहले क्लोरोबेंजीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, 300 डिग्री पर फिनोल बनेगा, और फिनोल को जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में, तो TNP जो बनेगा, ट्राई नाइट्रो जो है फिनोल इसको कहा जाएगा। और यहाँ पे जो इसी को दूसरा नाम पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अब अगला जो दिया गया है तृतीयक ब्यूटील ब्रोमाइड से आइसोब्यूटील क्लोराइड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेंगे तृतीयक ब्यूटील को जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ का OH और इसमें का एक H जो निकल करके H2O बना लेगा और यहाँ से Br और K के साथ मिला करके HBr बना लेगा। और ये जो बनेगा पदार्थ, अब इसके साथ जो है HBr के साथ क्रिया कराएंगे और वो भी पैराक्साइड जो है H2O2 हाइड्रोजन पैराक्साइड के उपस्थित में जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से H वाला इसके पास चला जाएगा और इसके साथ जो है Br जो है यहाँ जुट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटील जो है ब्रोमाइड इसको कहा जाएगा। हाइड्रोजन पैराक्साइड के जो है मार्कोनी जो है क्राफ्ट का जो नियम है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी का जो है नियम यहाँ लागू करेंगे और यहाँ से जो Br उसके पास जाएगा और H जो इसके पास जो है चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बना हुआ है इसी को कहा जाएगा आइसोब्यूटील जो है ब्रोमाइड बनाना था और ये जो बना है आइसोब्यूटील ब्रोमाइड जो है बन चुका है। अब यहाँ लिखेंगे क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो क्लोरोएथेन को जब सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं ना, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो यहाँ ब्यूटेन बन गया, मीथेन, एथेन,
प्रोपेन ब्यूटेन और उसके साथ NaCl जो है बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर जो है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनाया समझ में आ गया होगा। इस अभिक्रिया को जो है ना 2 बार अपने कॉपी में जब लिखेंगे ना तो आपको अभिक्रिया जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें थे, तीनों प्रश्न जो है खत्म हो गया। तो यह खंड जो है पूरा जो है समाप्त हो गया। अब अगले खंड को समझते हैं। अब अगला जो 5 का ख जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रायमंड टीमान अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और बिलिमेसन ईथर संश्लेषण। इसमें 3 जो है आपको टिप्पणी देना है। रायमंड टीमान अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है और बिलिमेसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में बताना है। तीनों अभिक्रिया के बारे में अब एक एक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब काम करेंगे, कोल्बे अभिक्रिया जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे और जब यहाँ लिखेंगे जब सोडियम, क्या लेना है यहाँ पर, जब सोडियम फिनाक्साइड, जब लिखेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम और क्या लेंगे यहाँ पर फिनाक्साइड को लेकर कितने डिग्री पे गर्म करना है, तो कहेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 से जब क्रिया कराते हैं, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ है, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा सोडियम, क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम सैलिसिलिक है, सोडियम सैलिसिलिक, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इस मिश्रण को पुनः क्रिया कराएंगे, किससे, इस मिश्रण को किससे क्रिया कराना है, HCl से, HCl के साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया जब कराते हैं, किसके साथ क्रिया कराएंगे, जब इस मिश्रण को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बनेगा अब सैलिसिलिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया की परिभाषा क्या बना, अभिक्रिया कहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सोडियम फिनाक्साइड लेंगे। अब सोडियम फिनाक्साइड का जो है क्या प्रतीक बनता है, तो बेंजीन रिंग में सोडियम फिनाक्साइड कैसे रहेगा, ये बेंजीन रिंग है और इसमें जो है जुड़ा रहेगा ONA, यहाँ पर ONA जुड़ा रहेगा, इसका नाम है सोडियम फिनाक्साइड है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पर एक केमिकल क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या है और इसका नाम जो है कितना आसान है। अब यहाँ पर जो है COO, देखिए ये COO इसमें का यहाँ पे लेकर के बना लेंगे तो COO और Na एक पास हो गया, COO Na एक पास हो गया, बचा इसमें क्या, तो देखेंगे COO बच गया, यहाँ पर Na हो गया और यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर क्या, OH, तो यहाँ OH, इसका नाम टोटल क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग हो गया, C ऑक्सीजन 3 गो चाहिए, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 2 गो यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गया। और यहाँ से जब बॉन्ड लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, एक हाइड्रोजन कम होता है यहाँ पर, तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, OH हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अब क्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बना। अब यह सोडियम सैलिसिलेट को जब मिला के गर्म करेंगे किसके साथ, अब यहाँ सोडियम सैलिसिलेट ले लेंगे, यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र क्या है, तो COO और यहाँ पर OH है, ये सोडियम सैलिसिलेट है। अब ये सोडियम सैलिसिलेट को HCl से, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
अब यहाँ HCl से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक यौगिक और बनेगा और इस यौगिक का नाम क्या रहेगा, तो यह बेंजीन रिंग बन गया, जो बेंजीन रिंग है यही बनेगा और यह बनेगा COO हो जाएगा। जो यहाँ पर COO था तो यहाँ पर COO केवल H रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर COOH हो जाएगा, इसमें से Na निकल जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, H उसके पास चला गया तो यहाँ पर जो है यहाँ OH रहेगा, H जो है इसके पास चला जाएगा और NaCl के साथ आ जाएगा तो यह बनेगा यहाँ पर NaCl हो जाएगा। तो ये क्या बना COOH है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर COOH और ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया में कैसे बोलेंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलेट बनता है और जब सैलिसिलेट को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, उसके साथ NaCl बाहर निकल जाता है। तो यह अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे अब राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है। अगला जो अपक्रिया है राइमर टिमान अपक्रिया। राइमर टिमान अपक्रिया क्या होते हैं, जब फिनोल को क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब फिनोल को किससे क्रिया कराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्या मिलाएंगे, जब फिनोल में क्लोरोफार्म क्या मिलाएंगे, क्लोरोफार्म को मिला लीजिए तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्लोरोफार्म मिलाकर क्या मिलाना है, क्लोरोफार्म को मिलाकर NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल्डिहाइड जो है बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को राइमन क्या कहते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। इसको 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, किसको मिलाना है, जब फिनोल को, अब यहाँ पर फिनोल ले लेंगे और फिनोल में क्या मिलाना है, तो यहाँ फिनोल का सूत्र क्या रहेगा, तो यहाँ पर फिनोल का सूत्र जब बनाएंगे तो यह बेंजीन रिंग हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग पर OH लग जाता है तो इसको कहा जाता है फिनोल और यहाँ लगेगा प्लस CHCl3 क्लोरोफार्म और यहाँ पर NaOH, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलिसिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन रिंग हो जाता है और यहाँ पर CHO लग जाएगा और ऊपर जो है OH ही रहेगा, तो यह बन गया सैलिसिल्डिहाइड बनेगा और उसके साथ जो है 3NaCl प्लस 2H2O बनेगा, क्या बनेगा प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 2H2O 2H2O हो जाएगा। तो यह जो बन गया इस अभिक्रिया को, और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है राइमर टिमान अभिक्रिया कहा गया है। राइमर टिमान अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब जो है फिनोल की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, उसके साथ जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जल जो है बाहर निकलता है। इसी अभिक्रिया का नाम होता है राइमर टिमान अभिक्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। तो जो अगला अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं, इसमें क्या लेंगे, जब एल्किल लिखेंगे यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे यहाँ पर एल्किल जो है हैलाइड को ले लेंगे,
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, सोडियम, सोडियम, एल्किल हैलाइड, सोडियम, अथवा रहेगा सोडियम लीजिए या अथवा पोटेशियम लीजिए, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम, एल्काक्साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड जो होता है, सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड बोलेंगे। और यहाँ पर जो है ध्यान देंगे क्या क्या लेना है, यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड को लेंगे सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई आपको लेना है। उसके बाद के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे, के साथ अगर गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया 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 करता है या अभिक्रिया करता है दोनों मिला करके, तो क्या बनता है, अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को देखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को विलियमसन, विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं, ईथर संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिया को कराया जाएगा। अब क्रिया कैसे होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है आपको, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेंगे। तो एल्किल हैलाइड का जो है प्रतीक क्या होता है, तो एल्किल हैलाइड का मतलब आर यक्स, या एल्किल हो गया या हैलाइड, हैलाइड मतलब हाइड्रोजन परिवार। और यहाँ पर जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम का जो है, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड लेंगे, सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड हो गया। आज जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR हो जाएगा, यह बन गया ईथर हो गया। और उसके साथ क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड हो जाएगा। हैलाइड मतलब जो यहाँ पर देखिए क्या कितना आसान है, ROR यह हो गया, Na और X एक साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई केमिकल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर C2H5 अगर लेते हैं और यहाँ पर Br हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है Na हो गया, NaO हो गया, और R के जगह पर C2H5 हो गया, तो यहाँ पर भी एथिल या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और सोडियम के साथ जो है यहाँ पर एथिल लगा भी है और यहाँ पर ऑक्साइड भी है, तो सोडियम एल्काक्साइड जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम, यहाँ पर दोनों में से कोई ले सकते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा C2H5O, C2H5 डाई जो है एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा, और यहाँ बनेगा सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है क्या नाम रखा गया, इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण विधि, इसका नाम रखा गया है। ईथर बनने की क्रिया, कौन बनने, ईथर बनने की क्रिया को जो है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण जो है विधि कहा जाता है। तो 6 का क में जो देखेंगे प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कैनिजारोव क्रिया, एल्डोल संघनन और जो है ईटार्ड जो है अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में जो है समझेंगे। कैनिजारोव क्रिया, एल्डोल संघनन और जो ईटार्ड जो है अभिक्रिया क्या है, एक एक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। प्रश्न नंबर 6 का ख में जो है थैलीमाइड संश्लेषण है, युग्मन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। तीनों अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। क्रिया देख सकते हैं, थैलेमाइड संश्लेषण जो अभिक्रिया है, अभी इस अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि क्या यह अभिक्रिया होता है। और यह अभिक्रिया तो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जब थैलीमाइड को किसके साथ क्रिया कराएंगे, यहाँ पर जो है कास्टिक पोटास के साथ, कास्टिक जो है पोटास या कास्टिक जो है हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, कास्टिक हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक जो है हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक ध्यान दीजिए, कास्टिक जो है पोटास लिख दीजिए, यहाँ पर कास्टिक पोटास ही ले सकते हैं। कास्टिक जो है यहाँ पर पोटास रहेगा, कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है,
पोटेशियम थैलीमाइड थैलीमाइड प्राप्त होता है प्राप्त होता है जिसे जिसे एल्किल हैलाइड जिसे एल्किल जो है हैलाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त हो जाता है थैलेमाइड प्राप्त हो जाता है। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे? जब थैलेमाइड को किसके साथ, कास्टिक पोटाश के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम जो है थैलेमाइड प्राप्त हो जाता है, और जिसे एल्किल हैलाइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। इसी अब क्रिया को जो है यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है थैलेमाइड बनाएंगे। अब थैलेमाइड कैसे बनता है, पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए। क्या बना लीजिए, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद से, और यहाँ बेंजीन के रिंग के पास, यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग के पास जो है CO लगा लेंगे, और यहाँ पर जो है ना NH लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, NH। ये इसका नाम क्या है, थैलेमाइड है। और किसके साथ क्रिया करेगा, KOH के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो अब यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग बना लीजिए, पहले बेंजीन रिंग बन जाएगा। और ये जो है CO जो था, पहले CO जो था इसके पास जो है CO उतार लेंगे, और इसके साथ जो कौन आ जाएगा, N, और K इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NK बन जाएगा, और इसके साथ OH और H मिला करके जल जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप लोग समझ में आ गया कितना आसान है। H और OH के साथ मिला करके क्या बाहर निकला, जल बाहर निकल गया। अब जो है अगला काम करेंगे, अब यहाँ पर जो है ना, अब इसको उतार लेंगे। यहाँ पर जो बना है, अभी जो पोटेशियम जो है ना थैलेमाइड बना है, और पोटेशियम थैलेमाइड को यहाँ पर पहले नोट कर लेंगे। पोटेशियम थैलेमाइड जो है यहाँ पर N और यहाँ K आ गया। अब किसके साथ क्रिया करा देंगे, एल्किल हैलाइड RX से क्रिया कराएंगे। जब RX से क्रिया कराएंगे ना, तो R के साथ कौन चला जाएगा, R के साथ जो है देखिए यहाँ पर K और X एक पास हो जाएगा, K और X एक पास हो जाएगा, और R इसके पास आ जाएगा। केवल उतारना है, बस थोड़ा सा समझ लेना, ये अब क्रिया केवल उतारा जाता है। CO हो गया, और यहाँ देखिए अब R इसके पास आएगा, K इसके पास जाएगा, बस हो गया N, और यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, NR हो गया, और प्लस जो है यहाँ पर KEX हो जाएगा। यही जो है थैलेमाइड जो है संश्लेषण अब क्रिया हो गया। और ये जो बना है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है N एल्किल, इसका नाम हो जाएगा N एल्किल थैलेमाइड, इसका नाम हो जाएगा थैलीमाइड हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्रिया समाप्त हो गया। तो कितना आसान है, बस अब देखिए ये क्या हुआ, इसमें H और OH मिला करके जल बना है, ठीक है, जल बन गया। अब यहाँ पे इसको ला दीजिए, और R इसके पास ला दीजिए, KX के पास ला दीजिए। फाइनल कितना आसान रिएक्शन दिया हुआ है। अब सीखेंगे अगला। अब अगला जो अपक्रिया है, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, जब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें क्या लेना है, सबसे पहले एथिल एमीन लेंगे, यहाँ C2H5NH2 इसका नाम है एथिल एमीन हो जाएगा, और इसका नाम है क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म, और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो C2H5PNC इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। उसके साथ जो है पोटेशियम जो है क्लोराइड बनेगा, उसके साथ जो है जल बनेगा। तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहा जाता है। तो इसमें जो है पेपर में सभी अपक्रिया के बारे में बताया गया, कौन कौन सा अपक्रिया इसमें पूछा गया था, तो सभी अपक्रिया के बारे में इसमें बता दिया गया। तो आज जो है यह पेपर जो है समाप्त हो गया। जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था 2026 में, इसमें सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। यदि सभी भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पर सभी भाग का जो है वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहाँ से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।